स्वागत है इस विस्तृत चर्चा में। आज हम भारत में पंचायती राज संस्थाओं यानी पीआरआई पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इससे जुड़ा एक दस्तावेज है जो इनकी बनावट, इनके लक्ष्य और इनकी अहमियत को समझाता है। इस बातचीत का मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि भारत में स्थानीय स्वशासन, खासकर ग्राम स्वशासन की व्यवस्था असल में कैसे काम करती है। हाँ, इसका आधार क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये पंचायती राज संस्थाएं हैं क्या? हाँ, देखिए सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत में गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन का सिस्टम है। अच्छा। मतलब गांव के लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि गांव का शासन चलाते हैं। इन्हें केंद्र और राज्य सरकार के बाद सरकार के तीसरे स्तर का दर्जा दिया गया है। तीसरा स्तर, ये सुनने में महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, और ये तीसरा स्तर कहना सिर्फ एक प्रशासनिक वर्गीकरण नहीं है, बल्कि ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की सोच को दर्शाता है। विकेंद्रीकरण जी, इसका मूल उद्देश्य लोकतंत्र को कागजों और राजधानियों से निकालकर गांव-गांव तक यानी जमीनी स्तर तक ले जाना है। अच्छा। ताकि आम नागरिक भी अपने स्थानीय मामलों में सीधी भूमिका निभा सकें। तो ये सिर्फ गांव का प्रबंधन नहीं, बल्कि शक्ति को सही मायने में नीचे तक पहुंचाने की कोशिश है। बिल्कुल। जब फैसले वहीं लिए जाते हैं जहां उनका असर होना है और उन लोगों द्वारा लिए जाते हैं जिन पर असर होना है, तो शासन ज्यादा प्रभावी और जवाबदेह बनता है। हाँ, ये तो है। लोग सीधे जुड़ पाते हैं। हाँ, लोग अपने प्रतिनिधियों को जानते हैं, उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं, अपनी जरूरतें बता सकते हैं। और ये जो शब्द है पंचायत, इसकी अपनी कहानी है ना, स्रोत में इसका जिक्र है। जी हाँ, ये शब्द ही ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रतीक बन गया है। स्रोत कहता है ये संस्कृत के पंच यानी पांच और आयत यानी सभा से बना है। बिल्कुल। पारंपरिक तौर पर ये गांव के 5 चुने हुए बुजुर्गों या समझदार लोगों की सभा होती थी, जो झगड़े सुलझाते थे और गांव के मामले देखते थे। ज्यादा औपचारिक रूप हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद ये सिर्फ पारंपरिक सभाएं नहीं रहीं, बल्कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त स्थानीय सरकारें बन गई हैं। अच्छा, संवैधानिक मान्यता प्राप्त। जी, इनका एक स्पष्ट संस्थागत ढांचा है, निश्चित शक्तियां हैं और इनका उद्देश्य विकेंद्रीकरण और भागीदारी वाले लोकतंत्र को संस्थागत रूप देना है। तो कह सकते हैं ये परंपरा का आधुनिक और सशक्त अवतार है। ठीक है, तो फिर इन संस्थाओं को बनाने के पीछे की सोच क्या थी, मतलब उद्देश्य क्या थे? स्रोत में कई उद्देश्यों का जिक्र है, जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसकी बात अभी हुई। हाँ, वो तो है ही। और आम लोगों की शासन में भागीदारी बढ़ाना। ये दोनों बेहद अहम हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी कुछ शक्तियां और जिम्मेदारियां स्थानीय निकायों को सौंपती हैं। जी। और सहभागी लोकतंत्र का मतलब है कि लोग सिर्फ वोट देने तक सीमित न रहें, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों। स्रोत में हाशिए पर मौजूद समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को सशक्त बनाने की बात भी कही गई है। हाँ, सीटों के आरक्षण के जरिए। जी, आरक्षण। और ये आरक्षण वाला पहलू शायद पंचायती राज के सबसे क्रांतिकारी कदमों में से है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये सिर्फ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देता है। जब ऐतिहासिक रूप से पीछे रखे गए समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो उनकी जरूरतें और चिंताएं बेहतर तरीके से सामने आती हैं। ये समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने, स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्य भी हैं। क्या ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? निश्चित रूप से। ये अलग थलग उद्देश्य नहीं है। आप सोचिए, जब स्थानीय पंचायतें स्कूल, स्वास्थ्य, सफाई जैसी सेवाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं, हाँ? तो उनका वितरण बेहतर और स्थानीय जरूरतों के मुताबिक होने की संभावना बढ़ती है। अच्छा। जब समुदाय अपनी योजनाएं खुद बनाता है, तो स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। और पारदर्शिता, जवाबदेही। हाँ, ये सब मिलकर पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि लोग अपने प्रतिनिधियों से सीधे हिसाब मांग सकते हैं। जी। ये सब एक बेहतर, ज्यादा समान और सशक्त स्थानीय समाज बनाने के बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं। समझ गया। अब जरा संवैधानिक पहलू पर आते हैं। संविधान में पंचायतों का स्थान कहाँ है? स्रोत बताता है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 40 था, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा। जी, डीपीएसपी। ये राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश तो देता था, लेकिन डीपीएसपी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक सलाह जैसा था। हाँ, वो एक तरह से राज्यों के लिए एक नैतिक निर्देश या सुझाव जैसा था,
कई राज्यों ने पंचायतें बनाई भी, लेकिन उनमें एक रूपता नहीं थी और ना ही उनके पास वास्तविक शक्तियां थी। असली बदलाव तो फिर 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से आया। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। कैसे किया ये? इसके लिए संविधान में एक पूरा नया भाग एक जोड़ा गया, जिसका नाम ही पंचायत रखा गया। भाग 9। जी, इसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों की संरचना, चुनाव, शक्तियां, आरक्षण, वित्त आदि से जुड़े विस्तृत प्रावधान किए गए। और वो 11वीं अनुसूची? हाँ, साथ ही 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल भी जोड़ी गई, जिसमें 29 ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पर पंचायतों को काम करने की शक्तियां दी जा सकती हैं। तो इस संवैधानिक दर्जे का महत्व क्या हुआ? इसका महत्व बहुत गहरा है। देखिए, इससे पहले पंचायतें राज्यों की इच्छा पर निर्भर थी, अब ये एक संवैधानिक जरूरत बन गई। अच्छा, जरूरत। हाँ, इसने पूरे देश में एक बुनियादी त्रिस्तरीय ढांचे को अनिवार्य किया। ज्यादातर राज्यों के लिए नियमित चुनाव, आरक्षण और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन को जरूरी बनाया। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि भारत के संघीय ढांचे को और गहरा करने वाला कदम था, जिसने शासन के तीसरे स्तर को संवैधानिक मान्यता दी। तो ये विचार भले ही पुराना हो, जैसे स्रोत में बलवंत राय मेहता समिति 1957 का जिक्र है। जी हाँ, 1957। और राजस्थान में 1959 में पहली पंचायत की स्थापना का। लेकिन इसे असली संवैधानिक शक्ति 1992 में मिली। सही कहा। 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश नींव का पत्थर थी और राजस्थान ने शुरुआत की, लेकिन 73वें संशोधन ने इसे पूरे देश के लिए एक मजबूत, सुसंगत और अनिवार्य ढांचा प्रदान किया। इस व्यवस्था में ग्राम सभा की भी एक खास भूमिका बताई गई है। ये क्या है? 73वें संशोधन के मुताबिक ग्राम सभा पंचायती राज की आत्मा है। आत्मा कैसे? ये कोई चुनी हुई समिति नहीं है, बल्कि उस पंचायत क्षेत्र के गांव की मतदाता सूची में दर्ज सभी वयस्क नागरिक मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। मतलब गांव के सारे वोटर्स ही ग्राम सभा हैं? बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे करीबी उदाहरण है। तो ग्राम सभा करती क्या है? ग्राम सभा को अधिकार होता है कि वो पंचायत के कामों की निगरानी करे, विकास योजनाओं पर चर्चा करे, लाभार्थियों के चयन में मदद करे। अच्छा। अगर ग्राम सभाएं सक्रिय और जागरूक हों तो वे पंचायतों को वास्तव में जनता के प्रति जवाबदेह बना सकती हैं। ये एक मंच है जहां गांव की आवाज सीधे सुनी जा सकती है। ये तो वाकई महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आते हैं पंचायतों की संरचना पर। स्रोत कहता है कि 73वां संशोधन एक त्रिस्तरीय प्रणाली अनिवार्य करता है। हाँ, ज्यादातर राज्यों के लिए ये अनिवार्य है। 3 स्तर हैं। सबसे नीचे गांव के लिए ग्राम पंचायत, फिर बीच में ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति या कहीं कहीं मंडल परिषद वगैरह, और सबसे ऊपर जिले के लिए जिला परिषद। ठीक है, लेकिन इसमें एक छूट भी है शायद, कम आबादी वाले राज्यों के लिए। जी हाँ, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उनके लिए बीच वाला स्तर यानी पंचायत समिति का गठन करना जरूरी नहीं है। वे चाहें तो 2 स्तरीय प्रणाली भी रख सकते हैं। यहाँ स्रोत के एक वाक्य पर ध्यान देना जरूरी है जो थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। उसमें लिखा है कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकता है। अच्छा, ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, ये संभवतः लिखने में चूक हो सकती है। सामान्य समझ और अधिनियम का सार यही है कि 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों के लिए मध्यवर्ती स्तर वैकल्पिक है। ठीक है। जबकि 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए त्रिस्तरीय ढांचा ग्राम, मध्यवर्ती, जिला अनिवार्य है। ओके, ये स्पष्ट हुआ। और हर स्तर पर अध्यक्ष और सदस्य होते हैं? जी, हर स्तर पर एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं और सभी को बैठकों में वोट देने का अधिकार होता है। तीनों स्तरों पर गांव, मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के सदस्यों का चुनाव तो सीधे जनता द्वारा होता है। लोग वोट डालते हैं अपने पंच वगैरह चुनने के लिए। हाँ, लेकिन अध्यक्षों के चुनाव का तरीका अलग है। अच्छा। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब चुने हुए सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। अच्छा, और गांव के स्तर पर सरपंच या प्रधान का चुनाव? गांव के स्तर पर जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कैसे होगा ये तय करने का अधिकार राज्य की विधानसभा को दिया गया है। तो ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है? जी हाँ, इसलिए कुछ राज्यों में सरपंच सीधे जनता द्वारा चुना जाता है तो कुछ में चुने हुए पंच अपने में से किसी एक को सरपंच चुनते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है।
हाँ, अनुच्छेद 243F के तहत, जबकि विधानसभा या लोकसभा के लिए 25 साल। तो ये युवाओं को जल्दी मौका देता है। बिल्कुल, स्थानीय राजनीति और शासन में जल्दी भागीदारी का मौका। और इन पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? क्या ये स्थायी होती हैं? नहीं, स्थायी नहीं होती। सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का होता है। 5 साल। लेकिन क्या ये पहले भी भंग हो सकती हैं? हाँ, इन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग भी किया जा सकता है अगर राज्य सरकार को ऐसा करना जरूरी लगे। और अगर भंग हो जाए तो? अगर कोई पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराने जरूरी है। अच्छा, 6 महीने के अंदर। इसमें एक पेच है। मान लीजिए कोई पंचायत 3 साल चलने के बाद भंग हो जाती है, तो जो नई पंचायत चुनकर आएगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगी। नहीं, वो सिर्फ बचे हुए 2 साल के कार्यकाल के लिए ही काम करेगी, बशर्ते बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा हो। अच्छा, ये निरंतरता बनाए रखने के लिए है। हाँ बिल्कुल, ये व्यवस्था कार्यकाल की निरंतरता बनाए रखती है और बार बार पूरे कार्यकाल के चुनाव से बचाती है। अब उस महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र पहले भी हुआ, आरक्षण। ये व्यवस्था कैसे काम करती है? 73वें संशोधन में आरक्षण के बहुत स्पष्ट नियम हैं। अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए तीनों स्तरों पर सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित होंगी, ये उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। जनसंख्या के अनुपात में? जी, यही नहीं, अध्यक्षों के पदों पर भी SC/ST के लिए आरक्षण लागू होता है, जो रोटेशन के आधार पर होता है। स्रोत ये भी नोट करता है कि अनुच्छेद 334 के तहत ये आरक्षण फिलहाल 2030 तक मान्य है। हाँ, ये समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए भी 1/3 1/3 सीटों का आरक्षण अनिवार्य है, सभी स्तरों पर। 1/3? जी, ये कुल सीटों का कम से कम 1/3 है, जिसमें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। 1/3 अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। क्या अन्य पिछड़ा वर्गों OBC के लिए भी कोई प्रावधान है? संविधान सीधे तौर पर OBC आरक्षण अनिवार्य नहीं करता। नहीं, लेकिन ये राज्य विधानमंडलों को अधिकार देता है कि वे चाहें तो कानून बनाकर OBC के लिए भी पंचायतों में सीटों या अध्यक्ष पदों का आरक्षण कर सकते हैं। अच्छा, ये राज्यों पे छोड़ा गया है। कई राज्यों ने ऐसा किया भी है। ये पूरी आरक्षण व्यवस्था खासकर महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर नेतृत्व में एक बड़ा सामाजिक बदलाव लाई है। हाँ, ये तो लगता है। हालांकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन में अभी भी चुनौतियां हैं, पर ये एक बड़ा कदम है। क्या कोई पंचायत सदस्य बनने के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार कोई व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा अगर वो कौन? किसी को सिर्फ इसलिए अयोग्य नहीं कहा जा सकता कि उसकी उम्र 25 साल से कम है, अगर वो 21 साल का हो चुका है। हाँ, क्योंकि न्यूनतम आयु 21 है। और अगर किसी की अयोग्यता पर सवाल उठता है तो इसका फैसला वो अथॉरिटी करेगी जिसे राज्य सरकार कानून द्वारा तय करती है। ठीक है, ये योग्यताएं सुनिश्चित करती हैं कि प्रतिनिधि कुछ बुनियादी मानक पूरे करें। जी, जैसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में होता है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, पंचायतों की शक्तियां और काम। इन्हें क्या करने का अधिकार है? देखिए, संविधान खुद सीधे शक्तियां नहीं देता। नहीं, बल्कि राज्य विधानमंडलों को ये अधिकार देता है कि वे पंचायतों को जरूरत के मुताबिक शक्तियां और अधिकार सौंपें। किस लिए? ताकि वे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम कर सकें। अच्छा, स्वशासन की संस्थाएं। जी, मुख्य रूप से इसमें 2 तरह के काम आते हैं। पहला, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना। और दूसरा, राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई योजनाओं को लागू करना। खासकर उन योजनाओं को जो संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों से संबंधित हैं। वो 29 विषय, उनमें क्या-क्या आता है मोटे तौर पर? अरे, उसमें बहुत कुछ है। कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़कें, बिजली, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास। मतलब लगभग गांव की जीवन से जुड़े सभी अहम मुद्दे। हाँ बिल्कुल, लगभग वो सभी मुद्दे शामिल हैं जो सीधे गांव के जीवन और विकास से जुड़े हैं। सुनने में तो ये बहुत व्यापक अधिकार लगते हैं। और इरादा भी यही था कि पंचायतें वास्तव में स्थानीय विकास का केंद्र बने। लेकिन यहीं पर वो 3Fs वाली बात आती है जिसका जिक्र जरूरी है। फंड्स, धन, फंक्शंस, कार्य, और फंक्शनरीज, कर्मचारी। 3Fs मतलब अक्सर राज्य सरकारें इन 29 विषयों से जुड़े काम तो पंचायतों को सौंप लेती हैं, यानी फंक्शंस दे देती हैं। लेकिन उनके लिए पर्याप्त पैसा यानी फंड्स और उन कामों को करने के लिए जरूरी स्टाफ या अधिकार यानी फंक्शनरीज नहीं देती।
अच्छा, तो काम दे दिया पर साधन नहीं दिए। हाँ, कुछ ऐसा ही। शक्तियों का ये अधूरा हस्तांतरण पंचायतों के प्रभावी कामकाज में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो फिर इन कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? वित्त की क्या व्यवस्था है? स्रोत बताता है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को कुछ वित्तीय अधिकार दे सकता है। जैसे कुछ स्थानीय कर, शुल्क, टोल आदि लगाने और वसूलने का अधिकार। राज्य सरकार द्वारा वसूले गए कुछ करों का हिस्सा पंचायतों को देना। ठीक। राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान यानी ग्रांट से नीड देना। अनुदान। और पंचायतों को अपने फंड बनाने और प्रबंधित करने की अनुमति देना। इसके अलावा वो राज्य वित्त आयोग वाली बात भी है। जी हाँ, हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन भी अनिवार्य है। वो क्या करता है? वो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके राज्यपाल को सिफारिशें देता है कि राज्य के संसाधनों का बंटवारा पंचायतों के साथ कैसे हो। सैद्धांतिक रूप से तो ये सब ठीक लगता है। सैद्धांतिक रूप से ये प्रावधान वित्तीय स्वायत्तता की ओर इशारा करते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, व्यवहार में ज्यादातर पंचायतें वित्तीय रूप से राज्य और केंद्र सरकारों से मिलने वाले अनुदानों पर ही निर्भर रहती हैं। अच्छा, मतलब खुद के पैसे कमाने के साधन कम है। बहुत सीमित होते हैं। उनके अपने राजस्व के स्रोत बहुत सीमित होते हैं। ये वित्तीय निर्भरता उनकी स्वायत्तता और फैसले लेने की क्षमता को कमजोर करती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी बहुत काम करने की जरूरत है। समझ गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं का कुल मिलाकर महत्व क्या समझ आता है? ये क्यों जरूरी है? इनका महत्व बहुआयामी है। पहला, इन्होंने संविधान निर्माताओं के अनुच्छेद 40 के सपने, मतलब ग्राम स्वराज को एक संवैधानिक हकीकत बनाया। हाँ, डीपीएसपी से निकलकर कानून बना। बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने सत्ता और जिम्मेदारियों के विकेंद्रीकरण को संस्थागत रूप दिया, जिससे शासन आम आदमी के करीब आया। तीसरा, ये जमीनी स्तर पर भागीदारी वाले लोकतंत्र की नींव हैं, जो नागरिकों को सिर्फ वोटर से कर्ता बनाते हैं। और जैसा हमने चर्चा की, आरक्षण के जरिए इन्होंने समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों, खासकर महिलाओं को अभूतपूर्व राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण दिया है। जी हाँ। इससे स्थानीय शासन ज्यादा समावेशी और जरूरतों के प्रति संवेदनशील बना है। बिल्कुल। और ये त्रिस्तरीय ढांचा स्थानीय नेतृत्व को तैयार करने और प्रशिक्षित करने की एक नर्सरी की तरह भी काम करता है। अच्छा, नेताओं की नर्सरी? हाँ, कह सकते हैं। कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता अपनी शुरुआत स्थानीय राजनीति से ही करते हैं। कुल मिलाकर ये भारत के लोकतंत्र को गहरा करने और विकास को ज्यादा न्याय संगत बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण ढांचा है। तो संक्षेप में कहें तो पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन का आधार है।